Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in online platform. आज हम क्या डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भौतिक राशियों का इकाई एवं दिशा के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था। तो हमने देखा था कि इकाई एवं दिशा के आधार पर जो भौतिक राशियां हैं उनको चार प्रकार से हमने विभाजित किया था। कौन कौन सी? अनुपातिक राशि, अदिश राशि, सदिश राशि और प्रदिश राशि। आज हम चर्चा उसके बाद आगे करेंगे कि मापन के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मापन के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो देखते हैं इनको। क्या है हमारा टॉपिक? मापन के आधार पर, क्या लिखेंगे हम? मापन के आधार पर, मापन के आधार पर, मापन के आधार पर भौतिक राशियों का, मापन के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम? मापन के आधार पर भौतिक राशियों को वर्गीकृत करना है, या मापन के आधार पर भौतिक राशियां देखनी कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए बच्चों, मापन के आधार पर जो भौतिक राशियां हैं उनको हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। कितने प्रकार से डिवाइड करते हैं? दो प्रकार से। तो मापन के आधार पर जो भौतिक राशियां वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी मूल राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, क्या बताया? भौतिक राशियां जो हैं वो मापन के आधार पर, भौतिक राशियां मापन के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। वो दो टाइप कौन कौन से होंगे? तो हम सबसे पहला लिखेंगे, मापन के आधार पर भौतिक राशियों के वर्गीकरण में पहला होता है मूल राशि। पहला क्या होता है? मूल राशि। और दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न राशि। पहला आपका होता है मूल राशि और दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न राशि। तो जो भौतिक राशियां हैं वो दो प्रकार की होती है मापन के आधार पर। एक होती है मूल राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं कि मूल राशि क्या होती है और व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मूल राशियों की। मूल राशियां, ठीक है, मूल राशियां, इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो मूल राशि, या इसको इंग्लिश में कहते हैं हम क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, और ये दूसरा जो है इसको हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो हम बात करेंगे मूल राशियों की कि मूल राशियां क्या होती हैं। तो वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में होती हैं, अर्थात किसी दूसरी मूल राशि, दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में होती हैं एवं अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, स्वतंत्र होंगी, मतलब इन पे डिपेंडेंस नहीं होंगी किसी पर, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। जैसे डेफिनेशन लिखते हैं पहले, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो, वे भौतिक राशियां जो जो स्वतंत्र अवस्था में होती हैं, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में होती हैं, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में होती हैं, स्वतंत्र अवस्था में होती हैं, अर्थात किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात किसी अन्य, अर्थात किसी अन्य भौतिक राशि पर, अन्य, किसी अन्य भौतिक राशि पर, अर्थात किसी अन्य भौतिक राशि पर
अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें नहीं करती हैं, उन्हें मूल राशि कहते हैं, उन्हें मूल राशि कहते हैं। ठीक है, समझ आया डेफिनेशन? क्या बताया? वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में होती हैं, अर्थात किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, ऐसी राशियों को मूल राशि कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनमें ऐसी राशियां आएंगी जो बेसिकली किसी फॉर्मूले में तो उपयोग होंगी, लेकिन इनका अलग से कोई सूत्र नहीं हो सकता, अलग से इन राशियों का कोई सूत्र नहीं होता। हाँ, किसी सूत्र में इनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये राशियां आप ध्यान से याद कीजिए, क्योंकि कई बार पेपर में यही पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि है, या ऐसे निम्न में से कौन सी मूल राशि है, या ऐसे पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सी मूल राशि नहीं है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो आपको क्या बताया कि मूल राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में होती हैं, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें मूल राशि कहते हैं। अब मूल राशियों की बात करें तो इन मूल राशियों की संख्या 7 होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। तो हम क्या लिखेंगे? मूल राशियों की संख्या, मूल राशियों की संख्या 7 होती है। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मूल राशियां जो हैं वो 7 प्रकार की होती हैं, इनकी संख्या 7 होती है। तो कौन कौन सी होती है मूल राशि? पहला हो गया आपका लंबाई। आपने देखा होगा लंबाई कई सूत्रों में उपयोग की जाती है, जैसे क्षेत्रफल में लंबाई गुणा चौड़ाई, आयतन में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन लंबाई का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता। लंबाई सबसे बेसिक क्वांटिटी है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो एक हो गया इसका एग्जाम्पल लंबाई। दूसरा लिखेंगे, दूसरी भौतिक राशि लिखेंगे तो ये हो जाएगा लंबाई के बाद द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। तीसरा हो जाएगा समय। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। चौथा हो गया आपके पास ताप। ठीक है, कौन कौन सी हो गई? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये 4 हो गई। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट ताप के बाद हो गया अगला विद्युत धारा। कौन सा हो गया नेक्स्ट? विद्युत धारा। ये एक और मूल राशि हो गई विद्युत धारा। नेक्स्ट हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट क्या है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, एक मिनट, ज्योति तीव्रता। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा? 7वां पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इन 7 को याद रखिए, कई बार ये एग्जाम में पूछी गई हैं। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी है मूल राशि। दूसरी बात ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सी मूल राशि इनमें से नहीं है। तो बात क्लियर हुई? अच्छा, इसके बाद ये हो गई बात मूल राशियों की। मूल राशियों के बाद नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे व्युत्पन्न राशियां। क्या होंगी? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, इसको ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। तो देखिए मूल राशियों के बाद व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, या व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? तो देखिए व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से निर्मित की जाती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिनका निर्माण किसकी सहायता से किया जाता है? मूल राशियों की सहायता से किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। बात समझ आ रही है?
कैसे होता है इनका निर्माण, तो वो समझते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। बेभौतिक राशियां, बेभौतिक राशियां, बेभौतिक राशियां जो, बेभौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से, जो मूल राशियों की सहायता से, बेभौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से, मूल राशियों की सहायता से निर्मित की जाती हैं, मूल राशियों की सहायता से निर्मित, मूल राशियों की सहायता से निर्मित की जाती हैं, मूल राशियों की सहायता से निर्मित की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। बात समझ आई? व्युत्पन्न राशियां क्या हो गई? ऐसी भौतिक राशियां जो किसकी सहायता से निर्मित की जाती हैं, जो मूल राशियों की सहायता से निर्मित की जाती हैं या मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो क्या बताए? व्युत्पन्न राशियां बेभौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से निर्मित की जाती हैं या मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। जैसे समझते हैं इसका एग्जाम्पल व्युत्पन्न राशियों का। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे हम। आपने सबसे बेसिक क्वांटिटी क्या पढ़ी होगी? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सबसे बेसिक सूत्र पढ़ा होगा आपने, 5वीं 6वीं में पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। तो क्षेत्रफल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई मूल राशि है और चौड़ाई भी मूल राशि है। क्यों? चौड़ाई क्या होती है? बेसिकली चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई है। चौड़ाई भी क्या है? एक तरह की लंबाई है। जैसे मैं कहूँ इस बोर्ड में, तो मैं कहूँ डिजिटल स्क्रीन में, तो मैं ये कहूँगा ये लंबाई हो गई आपकी और ये चौड़ाई हो गई। तो आप बेसिकली देखेंगे तो दोनों एक प्रकार से लंबाइयाँ हैं। मतलब हमने क्वांटिटी को सेपरेट करने के लिए अलग से नाम दे दिया चौड़ाई, बट बेसिकली अगर मूल रूप से देखें तो ये लंबाइयों के भाग हैं। जैसे मैं कहूँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो ऊंचाई भी क्या हो गई? ऊंचाई एक तरह की क्या हो गई? एक तरह की ऊंचाई भी क्या हो गई? लंबाई हो गई। मैं कहूँ दूरी, दूरी का मतलब दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, है ना? दूरी भी क्या हो गया? दो बिंदुओं के बीच की लंबाई। विस्थापन, विस्थापन भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई, है ना? मैं कहूँ त्रिज्या, त्रिज्या क्या है? एक तरह की लंबाई है। वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी या परिधि की लंबाई। व्यास, व्यास भी क्या है? एक तरह की लंबाई है कि वृत्त की, कोई भी वृत्त है उसकी परिधि को मिलाने वाली वह रेखा जो मूल उसके केंद्र से होकर गुजरती है, तो एक तरह से वो भी क्या हो गई? लंबाई। लेकिन हमने थोड़ा नाम इनको अलग अलग कर दिया। बात समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली ये लंबाइयों के रूप हैं। तो आपको क्या बताया? क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कैसी राशि हो गई? एक व्युत्पन्न राशि हो गई। और एग्जाम्पल समझते हैं। ये फॉर्मूला आपने सभी ने पढ़ा होगा, चाल। चाल का फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी क्या होती है? लंबाई। दूरी क्या हो गई? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी क्या है? एक तरह की लंबाई है। दूरी क्या है? लंबाई। और समय मूल राशि है। तो लंबाई भी मूल राशि, समय भी मूल राशि। तो लंबाई और समय का हमने भाग लगाया तो एक और व्युत्पन्न राशि बन गई। हमने क्या नाम दिया? चाल। एक और सूत्र आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, विद्युत आवेश। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या पढ़ा होगा? विद्युत आवेश। तो आवेश का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा गुणा समय। विद्युत धारा गुणा समय। तो ये आवेश भी एक कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई, क्योंकि विद्युत धारा मूल राशि और समय भी मूल राशि है। ये पढ़ा होगा ना, Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू
IT। तो विद्युत आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुणा समय। विद्युत धारा एक मूल राशि हो गई और समय भी एक मूल राशि हो गई। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने एक व्युत्पन्न राशि बना दी, जिसको हमने क्या नाम दिया, आवेश। तो आपको सबसे बेसिक बात बताऊं अगर मैं, तो इन 7 मूल राशियों को छोड़कर जितनी भी राशियां आप फिजिक्स में पढ़ेंगे वो सभी व्युत्पन्न राशियां होंगी। क्या बताया, इन 7 मूल राशियों को छोड़कर, ये 7 जो मूल राशियां हैं इनको छोड़कर फिजिक्स में आप जितनी भी भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे वो सभी व्युत्पन्न राशियां होंगी। कैसी राशियां होंगी, व्युत्पन्न राशियां होंगी। ठीक है, अब देखिए आगे व्युत्पन्न राशियों के बाद हमें यहाँ पे डिफाइन करें नेक्स्ट, कि देखो कल हमने पढ़ा था कि जो भौतिक राशियां हैं, जो भौतिक राशियां हैं उनको परिमाण और दिशा के आधार पर 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से पढ़े थे आपने, एक पढ़ा था अनुपातिक राशि, दूसरा पढ़ा था आपने अदिश राशि, सदिश राशि, प्रदिश राशि। तो हमने उसमें एक चीज़ बताई थी कि अदिश राशियां क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। क्या कहा था, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है, एक टर्म आता है कि परिमाण होता क्या है। अगर हम समझें कि परिमाण क्या होता है, परिमाण की परिभाषा क्या होगी, या परिमाण को हम कैसे डिफाइन करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे। तो परिमाण क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान एवं इकाई के गुणनफल को किसे कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान एवं इकाई का गुणनफल परिमाण कहलाता है। तो परिमाण को अगर हम परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे, किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान, किसी भौतिक राशि का आंकिक, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान एवं आंकिक मान एवं इकाई का गुणनफल, एवं इकाई का, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान एवं इकाई का गुणनफल, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान एवं इकाई का गुणनफल परिमाण कहलाता है। इकाई का गुणनफल परिमाण कहलाता है, परिमाण कहलाता है। सिंपलेस्ट भाषा में क्या बताया, किसी भी भौतिक राशि का कौन सा मान, आंकिक मान एवं उसकी इकाई का गुणनफल, किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान एवं उसकी इकाई का गुणनफल क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। ठीक है, तो यदि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान, अगर हम परिमाण का सूत्र लिखें तो क्या कहा, यदि किसी भौतिक राशि का, यदि किसी भौतिक राशि का, यदि किसी भौतिक राशि का, यदि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान स्मॉल n एवं ठीक है उसकी इकाई एवं उसकी इकाई u है, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान स्मॉल m एवं उसकी स्मॉल n एवं उसकी इकाई u है, तब भौतिक राशि का परिमाण, तब भौतिक राशि का परिमाण, तब उस समय भौतिक राशि का परिमाण क्या होगा, तो हम लिख पाएंगे कि भौतिक राशि का परिमाण होगा Q बराबर N इंटू यू। क्योंकि डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान और उसकी इकाई का गुणनफल क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू NU। आगे समझते हैं कि यदि किसी भौतिक राशि का परिमाण नियत हो, यदि किसी भौतिक राशि का
यदि किसी भौतिक राशि का परिमाण नियत हो तब किसी भौतिक राशि का परिमाण नियत हो तब अगर किसी भौतिक राशि का अगर परिमाण नियत है तब हम क्या कह सकते हैं, nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या नियत, क्योंकि परिमाण नियत है। और अगर परिमाण नियत है तो यहाँ से हमने क्या लिखा, हमने लिखा n जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा u के, n जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, u के। तो यहाँ से एक बात सामने आती है क्या, कि यदि भौतिक राशि का आंकिक मान छोटा है, यदि भौतिक राशि का आंकिक मान छोटा है तो उसकी इकाई बड़ी होगी, और यदि आंकिक मान बड़ा है तो इकाई छोटी होगी। जैसे एग्जाम्पल समझें, जैसे मैंने लिखा कि जो 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, 3 मीटर का जो मान है वो 300 सेंटीमीटर के बराबर है। बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में कितने, 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, यहाँ पर आप देखें तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, छोटी है 3, तो इकाई क्या है, बड़ी, क्योंकि हमको पता है मीटर बड़ी इकाई होती है। लेकिन इधर देखें न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, ज़्यादा है, तो इकाई क्या है, छोटी, क्योंकि हमको पता है सेंटीमीटर क्या है, मीटर की तुलना में छोटी इकाई होती है। तो यहाँ से हमने क्या ज्ञात किया कि यदि आंकिक मान छोटा है तो इकाई बड़ी होगी, और अगर आंकिक मान ज़्यादा है तो इकाई छोटी होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। फिर देखिए, इसी को आगे हम थोड़ा सा और एलिब्रेट करें अगर, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि यदि कोई दो मापन पद्धतियों की बात करें, यदि किन्हीं दो मापन पद्धतियों में, किन्हीं दो मापन पद्धतियों में आंकिक मान n1 एवं n2 तथा इकाई u1 एवं u2 है, तब भौतिक राशि का परिमाण, तो उस स्थिति में भौतिक राशि का परिमाण क्या बनेगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, q के। और सही भी बात है, q इज इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2। कैसे लिखा, देखिए, जितनी लंबाई 3 मीटर होगी, जो लंबाई 3 मीटर होगी वही लंबाई आपकी 300 सेंटीमीटर होगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बराबर होगी। आप आगे पढ़ेंगे कि ये ऐसा ही सिस्टम होता है और ये सीजे सिस्टम होता है, आगे हम इसमें पढ़ाएंगे आपको। तो जो क्वांटिटी 3 मीटर है वही क्वांटिटी तो 300 सेंटीमीटर है। या हम ऐसे लिखें कि 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 2000 ग्राम। इसका मतलब जितनी मात्रा 2 किलोग्राम में है वो समान मात्रा 2000 ग्राम में भी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है n1 u1 इक्वल टू होता है किसके, n2 u2 के। तो एक बेसिक सी बातें थी, ये पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।